हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो इस चैप्टर नंबर 12 में हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करना है। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, और डेफिनेशन के बाद ये भी देखा था कि केमिस्ट्री इज क्लासिफाइड इनटू 3 मोर टाइप्स: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12। ये चैप्टर नंबर 12 हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो रहेगा वो रहेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। सेकंड वाला पार्ट जो रहेगा उसको हम बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा वाला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर जो रहेगा, चैप्टर नंबर 12, ये 3 पार्ट्स में हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, कहां से कहां तक? IUPAC नॉमेनक्लेचर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आइसोमेरिज्म। एंड दिस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट में हम लिखते हैं GOC। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसके पहले कि हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ जाएंगे तो हमको ये देखना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है द केमिस्ट्री इन विच हम कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इन दोनों के हम लोग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, और इनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सपोज किसी ने हमको पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम क्या बोलेंगे? Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of compounds containing carbon and hydrogen। क्या बोला मैंने? रिपीट करता हूँ फिर से, अब साथ में नोट डाउन कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ it is the branch of chemistry which deals with the study of the compounds containing only carbon and hydrogen। ठीक है, तो जैसे हमको हाइड्रोकार्बन्स पता है, कौन पता है? हाइड्रोकार्बन। तो इन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम जहां पे स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस हाइड्रोकार्बन में मेन जो मॉलिक्यूल है, मेन जो एटम है, मेन जो एलिमेंट है, ये है कार्बन। वो है कार्बन। तो सबसे पहले हमको कार्बन के बारे में पढ़ना होगा कि कार्बन क्या है और ये किस प्रकार के प्रॉपर्टीज को शो करेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो कार्बन हाइड्रोजन दोनों से बना हुआ है, तो हम कार्बन के बारे में क्यों पढ़ेंगे, हम हाइड्रोजन के बारे में क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि इसके पहले का चैप्टर हमने जो पढ़ा था वो चैप्टर था हाइड्रोजन के बारे में। तो ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ से बनेगा, कितने आइसोटोप्स होंगे, कौन से फॉर्म में मिलेगा, प्रिपरेशन मेथड कौन से है, और केमिकल रिएक्शन कौन से है, ये सब कुछ हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इसलिए हमारा मेन टारगेट जो रहेगा वो रहेगा कार्बन इस चैप्टर में, पहले बेसिक में। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं तो कार्बन का सिंबल रहेगा C, एटॉमिक मास नंबर इज 6 एंड एटॉमिक मास नंबर इज 12। So carbon having atomic number is 6 and atomic mass number is 12। If हम ये देखते हैं atomic number is 6, so number of protons will be 6, where number of neutrons will be 6 and number of electrons will be 6। ठीक है, तो किसी भी एटम के पास 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। वन इज पॉजिटिवली चार्ज, सेकंड इज नेगेटिवली चार्ज एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल। Positively charged particle is considered as proton, negatively charged particle is considered as electron, and neutral particle is considered as a neutron। So total number of protons are 6, electrons are 6 and neutrons are 6। Now, if हम electrons की बात करें, क्योंकि किसी भी एटम के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, most of the properties are depends only on the number of electrons।
स्पेशली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं मेरे पास यहाँ पे कार्बन है और मेरे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम है। क्या आप मुझे बता सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और एल्यूमिनियम क्या दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं? कार्बन और एल्यूमिनियम दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं? नहीं, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो उसके ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। इसका रीजन ये है क्योंकि एल्यूमिनियम आता है ग्रुप नंबर 13 में और ग्रुप नंबर 13 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हम कार्बन की बात करेंगे तो ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन इज 14 एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। सो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 एंड वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। इफ वैलेंसी डिफरेंट होता है तो उनके केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इनके प्रॉपर्टीज जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। जैसे हमको पता है सोडियम के प्रॉपर्टी और पोटेशियम के प्रॉपर्टी सिमिलर है। किसी ने पूछा ऐसा क्यों, तो रीजन क्या देंगे, बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो पोटेशियम के पास भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के पास भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के पास वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इन दोनों के प्रॉपर्टीज जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। इट मींस किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टी या किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टी डिपेंड करता है कि उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा है वैलेंसी सिमिलर प्रॉपर्टी सेम, वैलेंसी इज डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर सेम। ठीक है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस रखता हूँ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6। इफ हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। So total number of shells are 2. First shell having capacity of 2 electron and second shell having capacity of 8 electron, but number of electrons in the second shell of carbon is 4. Okay, तो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो इसका वैलेंसी जो रहेगा वो कितना होना चाहिए 4। और जब वैलेंसी 4 रहेगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वैलेंसी। So वैलेंसी इज 4 और जितना वैलेंसी होता है उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बनाता है। क्या बोला मैंने, जितना उसका वैलेंसी होता है उतने ही वो बॉन्ड्स बनाएगा। सो कार्बन का वैलेंसी 4 है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और कार्बन का वैलेंसी 4 होने की वजह से इसको कहा जाता है टेट्रावैलेंट एटम। क्या कहा जाएगा, टेट्रावैलेंट एटम। ठीक है, तो टेट्रावैलेंट क्यों कहा जाता है, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी और टेट्रा का मतलब होता है 4। तो कार्बन का वैलेंसी 4 है और कार्बन का वैलेंसी 4 होने की वजह से हम इसको कहेंगे टेट्रावैलेंट कंपाउंड। तो पहली बात, कार्बन इज कंसीडर्ड एज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड। तो कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। अब जब भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ऐसे है कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए और चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कार्बन का वैलेंसी 4 है तो टेट्रावैलेंट। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका वैलेंसी 3 है तो इसको क्या बोलना चाहिए, टेट्रावैलेंट बोलना चाहिए या डाइवैलेंट बोलना चाहिए, इसको बोलेंगे ट्राइवैलेंट। व्हाई, बिकॉज़ वैलेंसी इज 3। सपोज आई एम राइटिंग हियर Mg, एटॉमिक नंबर इज 12, फर्स्ट शेल इज 2, सेकंड शेल इज 8 एंड थर्ड शेल इज 2। सो वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2। If valency of magnesium is 2, so this magnesium is considered as a divalent atom। क्या बोलेंगे, डाइवैलेंट। ठीक है, हम यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो दोनों का वैलेंसी 1 है।
दोनों का वैलेंसी कितना है 1, और दोनों का वैलेंसी 1 होने की वजह से हम इसको बोलेंगे मोनोवैलेंट एटम। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम देख रहे थे टेट्रावैलेंट, ट्राइवैलेंट, डाइवैलेंट और मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होता है, तो नॉर्मली वैलेंसी 4 के इतना ही होता है। कभी कभी कुछ एटम्स जो होते हैं वो 5 बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे PCl3 की और हम बात करेंगे PCl5 की। तो फास्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड भी बनाता है, और फास्फोरस जब 5 बॉन्ड बनाएगा तो उसको कहा जाएगा पेंटावैलेंट। क्या कहा जाएगा? पेंटावैलेंट। ठीक है, तो फास्फोरस इज कंसीडर्ड एज अ पेंटावैलेंट बिकॉज़ फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है। यहां तक ठीक है? यहां तक ओके है? ठीक है, तो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट यहां तक ओके है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बोल रहा था कि कार्बन हैविंग वैलेंसी ऑफ 4, सो कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। नाउ इफ carbon can form 4 bonds, so they are having possibilities. First possibility is that this carbon makes all bonds single bonds. Second possibility is that 4 में से 2 बॉन्ड जो रहेंगे वो डबल रहेंगे और 2 बॉन्ड जो रहेंगे वो सिंगल रहेंगे। दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी। यस, सल्फर को हेक्सावैलेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन पॉसिबिलिटी क्या है? कार्बन ने 4 में से एक एटम के साथ 3 बॉन्ड बनाए हैं और दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो कार्बन जो रहेगा वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा और 4 बॉन्ड इस प्रकार से बना सकता है। कैसे? या तो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड रहेंगे, या तो 4 में से 2 जो रहेंगे वो डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहेंगे, 2 जो रहेंगे वो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में रहेंगे। अदरवाइज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बनाएगा। एक बात का ध्यान रखना है, सपोज हम बोलते हैं A एंड B सिंगल बॉन्ड, A एंड B डबल बॉन्ड, A एंड B ट्रिपल बॉन्ड, A एंड B 4 बॉन्ड। In between 2 atoms maximum 3 bonds are possible. Maximum 3 bonds are possible. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना है 2 एटम्स के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड हो सकते हैं। तो सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल, डबल बॉन्ड इज पॉसिबल, ट्रिपल बॉन्ड इज पॉसिबल। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, उसका रीजन है। रीजन ये है, मैंने बोला था कार्बन ने चारों सिंगल बनाए, फिर मैंने बोला 2 डबल बॉन्ड के फॉर्म में है, 2 सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में है और 1 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में। तो कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, ये कार्बन है और यहाँ पे 4 बॉन्ड है, कार्बन है और दूसरा 4 बॉन्ड है। ठीक है, तो होता ऐसा है ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है। क्या पॉसिबल नहीं होता है? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होने की वजह से 2 एटम्स के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बन सकते हैं। तो ड्यू टू द डिफिकल्टी इन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब भी बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल का ओवरलैप होना चाहिए, और ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा तो बॉन्ड बनेगा, ऑर्बिटल का ओवरलैप नहीं बनेगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो 4 बॉन्ड बनाने के टाइम पे ऑर्बिटल का ओवरलैप पॉसिबल नहीं होता है और इसीलिए इस प्रकार का बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, एक और बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकता है। कैसे? डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी एक पॉसिबल है। ठीक है, तो टोटल मैंने कितने लिखे? 1 2 3 4 5। 5 में से कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 5 में से कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 5 में से 4 स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है और एक स्ट्रक्चर जो रहेगा वो पॉसिबल नहीं है। कौन सा पॉसिबल नहीं है? ये वाला पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ध्यान रखना है, एक एटम के 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड से ज्यादा पॉसिबल नहीं होंगे। ओके है, सो ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड,
1 डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड एंड 2 डबल बॉन्ड्स आर देयर। अब हम बोलते हैं if this is sigma bond, so single bond will be sigma 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 sigma, so number of sigma bonds are 4 and number of pi bonds are 0, number of pi bonds are 0, ठीक है। now here this will be sigma, this will be sigma, this will be sigma, this will be pi, this will be sigma, this will be sigma, this pi, this will be pi and this will be sigma. Here one is sigma, second is pi, one is sigma and second is pi. हमारे पास फॉर्मूला है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, so number of hybrid orbital equals to number of sigma bond plus lone pair। अब पहले वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होने चाहिए? So total number of sigma bonds are 4, lone pairs are 0, so number of hybrid orbitals are 4. If number of hybrid orbitals are 4, so hybridization will be, what will be the hybridization? So hybridization will be sp3. Second, here number of sigma bonds are 3, lone pairs are 0, so number of hybrid orbitals will be 3. Number of hybrid orbitals will be 3. So number of hybrid orbitals will be 3. So hybridization will be sp2. क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। Here number of sigma bonds are 2. So number of hybrid orbitals will be 2. If number of hybrid orbitals will be 2, so hybridization will be sp. Hybridization will be sp. Here that structure is not possible, so hybridization concept is not valid for that molecule. Last one, number of sigma bonds are 2 and number of pi bonds are 2, so number of hybrid orbitals are 2, so hybridization will be sp. Hybridization will be sp. अब मैं आपको बोलता हूँ, on the basis of hybridization, on the basis of hybridization, how many types of carbons are there? On the basis of types of hybridization, how many types of carbons are there? So there have been 3 types of carbon atom on the basis of hybridization, that is sp3 carbon, sp2 carbon and sp carbon. Okay, so on the basis of hybridization हम कार्बन को 3 टाइप क्लासिफाई कर सकते हैं, sp3, sp2 एंड sp। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ओके है? एक बार देख लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पूछता हूं, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है और यहाँ पे सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड है। So there are having 2 types of bond. First bond is present between carbon and carbon, and second bond is present between silicon and silicon. I am writing this is number 1 and this is number 2. क्या आप मुझे बता सकते हो which bond will be strong? Which bond will be strong? In between carbon carbon or in between carbon silicon silicon? And why? You should know the reason. हम ये नहीं बोल रहे कि कौन सा बॉन्ड पॉसिबल है, हम ये बोल रहे हैं which bond will be strong bond comparatively. कंपैरेटिवली कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए और कौन सा बॉन्ड वीक होना चाहिए और क्यों? रीजन इज दैट, देखो हम यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन के पास नंबर ऑफ शेल 2 है, इसमें भी कार्बन के पास नंबर ऑफ शेल 2 है, इसमें सिलिकॉन के पास नंबर ऑफ शेल 3 है, तो यहाँ पे सिलिकॉन के पास नंबर ऑफ शेल 3 है। तो इसमें क्या होगा, दिस विल बी द साइज ऑफ वन कार्बन एंड दिस विल बी द साइज ऑफ सेकंड कार्बन। सो दिस डिस्टेंस इज कंसीडर्ड एज अ बॉन्ड लेंथ। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स। तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। ठीक है,
अब कंपेयर टू कार्बन सिलिकॉन का साइज बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए? कंपेयर टू कार्बन सिलिकॉन का साइज बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए? सिलिकॉन का साइज बड़ा होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज कार्बन के पास नंबर ऑफ शेल 2 है और सिलिकॉन के पास नंबर ऑफ शेल 3 है, तो रूल के हिसाब से होना चाहिए सिलिकॉन का साइज बड़ा। अब सिलिकॉन का साइज बढ़ेगा तो दूसरे सिलिकॉन का साइज भी बढ़ेगा, और जब दोनों सिलिकॉन का साइज बढ़ेगा तो इनका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो आप मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? सिलिकॉन के बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो सिलिकॉन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ कम है। मतलब ऐसा होगा, if this is the distance between carbon, so this will be the distance between silicon। तो सिलिकॉन में डिस्टेंस ज्यादा है और कार्बन में डिस्टेंस कम है, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जितना दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। आप मुझे बताओ कार्बन और सिलिकॉन दोनों में से किसका बॉन्ड इजीली टूटेगा? किसका बॉन्ड इजीली टूटेगा? क्यों? सिलिकॉन। सिलिकॉन का बॉन्ड इजीली क्यों टूटेगा? क्योंकि सिलिकॉन में डिस्टेंस ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और इसलिए जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगा। तो आप मुझे बताओ सिलिकॉन सिलिकॉन और कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड इजीली टूटेगा? सिलिकॉन सिलिकॉन और कार्बन कार्बन किसके बीच का बॉन्ड इजीली टूटेगा? सिलिकॉन वाला बॉन्ड इजीली टूटेगा। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है या सिलिकॉन के बीच का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो हम देखेंगे कार्बन और सिलिकॉन दोनों के कंपेयर में, तो कार्बन का जो बॉन्ड रहेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा कंपेयर टू सिलिकॉन। हो गया। दूसरी बात, सेकंड, ये था हमारा केस 1। अब देखेंगे हम लोग केस 2। केस 2 में मैं कंपेयर करता हूं बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एंड मैं कंपेयर करता हूं बॉन्ड बिटवीन बोरॉन एंड बोरॉन। आप मुझे बताओ which bond will be stronger? Which bond will be stronger? Carbon or boron? And why? Which bond will be stronger and why? ठीक है, देखो आई एम आस्किंग यू अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड बोरॉन बोरॉन सिंगल बॉन्ड। अब देखो ऐसा मत करो कि कार्बन का सिंगल बॉन्ड है और बोरॉन के 3 बॉन्ड है। मैं आपको सिंपल ये पूछ रहा हूँ कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड और बोरॉन के बीच का सिंगल बॉन्ड, इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? क्वेश्चन रिपीट किया मैंने, आपका आंसर भी रिपीट आना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट किया, आपका आंसर फिर से आना चाहिए। क्वेश्चन मैंने पूछा आपको कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड, बोरॉन और बोरॉन के बीच का सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होना चाहिए? चलो चेक करते हैं कैसे। हम देखते हैं कार्बन और बोरॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, फर्स्ट शेल में रहेंगे 2 और सेकंड शेल में रहेंगे 4। बोरॉन की बात करेंगे तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, फर्स्ट शेल में रहेंगे 2
एंड सेकंड शेल में रहेंगे 3। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइज को कंपेयर करते हैं। किसका साइज? कार्बन और बोरॉन का साइज। क्या लगता है किसका साइज छोटा होना चाहिए? कार्बन और बोरॉन किसका साइज छोटा होना चाहिए? कैसे पता चलेगा? रूल नंबर 1, जिसके पास नंबर ऑफ शेल कम होते हैं उसका साइज छोटा होता है। नंबर ऑफ शेल्स, कार्बन के पास कितने शेल है? 2। बोरॉन के पास कितने शेल है? 2। तो दोनों के पास नंबर ऑफ शेल सेम है, इसका मतलब रूल नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। सही है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2, न्यूक्लियर चार्ज। कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज है +6 और बोरॉन का न्यूक्लियर चार्ज है +5। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। सही है? सही है? रिपीट करता हूं मैं। रूल नंबर 2, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कार्बन इज +6 एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बोरॉन इज +5। रूल ये कहता है जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका साइज जो रहेगा वो कम होगा, और जितना साइज कम होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा। समझ में आ रहा है? तो आप मुझे बताओ, बोरॉन और कार्बन दोनों में से किसका साइज छोटा है? बोरॉन और कार्बन में से किसका साइज छोटा है? बोरॉन का साइज बड़ा है और कार्बन का साइज छोटा है। बोरॉन का साइज बड़ा है और कार्बन का साइज छोटा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब तो आप मुझे बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए? बोरॉन के बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा या कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? इफ हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हैं तो बोरॉन और बोरॉन के बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ कम होगा। सही है? तो अब मुझे बताओ आप कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हुआ, कार्बन के बीच का या बोरॉन और बोरॉन के बीच का? कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हुआ, कार्बन के बीच का या बोरॉन के बीच का? कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हुआ? कार्बन के बीच का बॉन्ड जो रहेगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बन जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, और ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाने की वजह से ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है? कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब बताता हूं पहले मैं। ठीक है, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है, हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को कंपेयर किया। आपको कंपेयर सिंगल को सिंगल के साथ करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को बोरॉन डबल बॉन्ड बोरॉन के साथ कंपेयर कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को बोरॉन ट्रिपल बॉन्ड बोरॉन के साथ कंपेयर कर सकते हो। लेकिन जिसको भी आप कंपेयर कर रहे हो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होना चाहिए। पटेल दीदी, समझा? क्लियर है? हाँ, कंपेयर करने के लिए उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होना चाहिए। इफ आपको कंपैरिजन करना है तो बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। जैसे इसमें होना चाहिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ होना चाहिए बोरॉन डबल बॉन्ड बोरॉन। इफ हम यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिखेंगे तो यहाँ पे बोरॉन ट्रिपल बॉन्ड बोरॉन होना चाहिए, तब जाके आप इनको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मोस्ट प्रॉपर्टी कार्बन ही क्यों बनाता है? ठीक है, आप बोलोगे 4 बॉन्ड की वजह से, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है।
जब कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा और सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, तो जैसे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, सिलिकॉन ने भी 4 बॉन्ड बनाए, तो इसके हिसाब से सिलिकॉन ने भी कार्बन के इतना ही कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। ठीक है, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करने का रीजन है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड स्मॉल साइज। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अच्छा है, मतलब स्मॉल साइज से अच्छा है, बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन इसलिए शो करता है क्योंकि उसके बीच का बॉन्ड जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग होता है। समझा नहीं समझा? ओके, तो किसी ने पूछा कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है, तो रीजन क्या बताएंगे? कैटेनेशन प्रॉपर्टी एक ऐसे प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी एक एटम खुद के जैसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करता है। दूसरी बात ये पूछेंगे व्हाई, तो रीजन क्या बोलेंगे? इसका रीजन ऐसा है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो सिंपल सी बात है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेगा। समझा नहीं समझा? ठीक है, यहां तक ओके है? एनी डाउट इज देयर? और इसके वजह से देखो लॉन्ग चेन के वजह से कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है ऐसा नहीं है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी के वजह से लॉन्ग चेन शो करता है। लॉन्ग चेन शो करने के वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के वजह से वो लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। दोनों डिफरेंट है। लॉन्ग चेन के वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के वजह से लॉन्ग चेन बनाएगा। ठीक है, ओके। अब तो डाउट नहीं है, मेरा एक आपको क्वेश्चन है। इफ हमने ये माना कि कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है, और कार्बन का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, और इसीलिए वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। माय क्वेश्चन इज दैट इफ हम कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, आपके डाउट्स खत्म हो गए इसलिए मैं अपने डाउट्स पूछ रहा हूं। और दूसरी बात, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, विच बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा? 30 सेकंड का टाइम आपके पास है। माय क्वेश्चन इज दैट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, इनमें से कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है और क्यों? ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। मैं कंपेयर करता हूं कार्बन को साथ में नाइट्रोजन। कार्बन होता है 2 and 4, नाइट्रोजन इज 2 and 5। सही है? ओके, हाँ। इसमें नंबर ऑफ शेल 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ शेल 2 है, तो रूल नंबर 1 किसी काम का नहीं है। रूल नंबर 2 के लिए न्यूक्लियर चार्ज इज +6 and here nuclear charge is +7। if हम न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से देखते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो सिंपल सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज जो रहेगा वो कार्बन का ज्यादा होगा और नाइट्रोजन का कम होगा। ठीक है, तो साइज के हिसाब से देखा जाएगा तो कार्बन का साइज बड़ा है और नाइट्रोजन का साइज छोटा है। इस हिसाब से देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ जो रहेगा
कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ बड़ा होना चाहिए और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए। सही है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ज्यादा, मतलब लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का जो लेंथ रहेगा वो कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका रीजन ऐसा है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते हैं और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। तो लगता तो यही होता है कि यहाँ ये वाला बॉन्ड वीक होना चाहिए और ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जब ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसके हिसाब से कार्बन से ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी नाइट्रोजन ने शो करनी चाहिए। कार्बन से ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी नाइट्रोजन ने शो करनी चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन ये है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और इसीलिए इन लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होता है, एंड ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के कंपेयर में। देखो रिपीट कर रहा हूं मैं, देखने में लगता है कि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड के कंपेयर में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, और इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर में रिपल्शन बढ़ता है, और लोन पेयर रिपल्शन बढ़ने की वजह से इस बॉन्ड का स्टेबिलिटी कम होता है, और इसीलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। फलक गुड, ठीक है? ओके, समझा नहीं समझा? ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो। एक क्वेश्चन लिखते हैं, साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन कार्बन एटम। साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन कार्बन एटम। Size of nitrogen is smaller than carbon atom. Then why nitrogen show less catenation property compared to carbon atom? Then why nitrogen show less catenation property compared to carbon atom? सही है? आंसर में क्या लिखोगे? सही है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है कंपेयर टू कार्बन एटम। साइज छोटा है तो दोनों नाइट्रोजन पास आएंगे, दोनों नाइट्रोजन पास आएंगे, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्शन बढ़ेगा, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, और स्टेबिलिटी कम होगा तो बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, और इसीलिए इस प्रकार का लॉन्ग चेन कौन फॉर्म नहीं करता है? नाइट्रोजन फॉर्म नहीं करता है। ठीक है आयुषी, गुड क्वेश्चन। इफ हम ये मानते, उन्होंने ये बोला है कि इफ हम यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन को कंपेयर करते हैं, देखो कैटेनेशन प्रॉपर्टी करनी है तो ये कार्बन इस साइड में एक बॉन्ड बनाएगा, इस साइड में एक बॉन्ड बनाएगा, ओके सही है, मतलब मिनिमम वो दो बॉन्ड तो बनाना ही चाहिए। इफ हम ऐसा हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे H attached to H attached to H attached to H attached to H, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, और एक से ज्यादा बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं बना सकता, और इसीलिए ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। आयुषी, ठीक है? हाइड्रोजन को यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि हाइड्रोजन जो रहेगा वो एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, और इसीलिए, ठीक है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है सिमिलर टाइप्स के साथ बॉन्ड बनाना। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है सिमिलर टाइप्स के साथ बॉन्ड बनाना, ठीक है?